जब आप किसी चीज के लिए मेहनत करते हो, जब आप किसी चीज के लिए सपना देखते हो, तो उसके पीछे काफी हार्डवर्क इन्वॉल्व होता है। लेकिन अगर आप किसी चीज को इंपॉर्टेंस नहीं देते हो तो जाहिर सी बात है आप उस पर अपना टाइम, स्वेट एंड मनी इन्वेस्ट नहीं करोगे। मैं बात कर रहा हूँ शुभमन गिल की विश लिस्ट की, जो उन्होंने 2023 से पहले बनाई थी, जिसकी फोटो उन्होंने शेयर करी है। उस लिस्ट में मुझे कुछ थोड़ा सा अच्छा नहीं दिखा और मैंने सोचा कि अगर वाकई ऐसा है तो आपके साथ भी इसको रखते हैं और देखते हैं आप इस बारे में क्या सोचते हैं। जब मैंने शुभमन गिल की विश लिस्ट देखी तो मुझे उसमें टेस्ट क्रिकेट कहीं नहीं दिखा। मुझे उसमें ऑरेंज कैप दिखा, जो उनकी प्रायोरिटी है। मुझे उसमें वर्ल्ड कप दिखा, जो कि बहुत अच्छी बात है, हर खिलाड़ी की प्रायोरिटी होनी चाहिए। मुझे उसमें मोस्ट 100 दिखा, मुझे उसमें मेकिंग फैमिली हैप्पी दिखा, ये सब अच्छी चीज है। लेकिन मुझे उसमें टेस्ट क्रिकेट नहीं दिखा। मुझे नहीं दिखा कि मेकिंग मोस्ट टेस्ट 100, मुझे नहीं दिखा कि विनिंग टेस्ट क्रिकेट फॉर इंडिया, मुझे नहीं दिखा टेस्ट का ऐसा कुछ भी। और जब ये सब नहीं दिखा तो मैंने मुड़कर उनके साल की परफॉर्मेंस को देखा और मैंने देखा कि ओडीआई में उस बंदे ने बहुत अच्छा करा है। ओडीआई में उनका एवरेज 63 का रहा है इस साल, स्ट्राइक रेट 100 से ऊपर की रही है इस साल। जितने भी मैचेस उन्होंने खेले लगभग 1600 रन बना दिए ओडीआई में। अगर वही टी20 की तरफ आप देखेंगे, टी20 भी अच्छा रहा उनका। उन्होंने 154-55 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए, उन्होंने 45 के एवरेज से रन बनाए। लेकिन वही शुभमन गिल को जैसे ही आप टेस्ट क्रिकेट में देखते हो, पिछली 10 इनिंग पे अगर आप देख लोगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 28 का एवरेज है। अब आप बताइए, एक वो खिलाड़ी जिसको प्रिंस कहा जा रहा है, एक वो खिलाड़ी जिसका कंपैरिजन विराट कोहली से किया जा रहा है, उसके अगर आप रन देखते हैं, उसके कैलेंडर ईयर में अगर आप टेस्ट क्रिकेट को अलग करके देखते हैं तो आप देखते हो कि सिर्फ 28 का एवरेज है। वही शुभमन गिल 63 का एवरेज ओडीआई में रखता है, वही शुभमन गिल 44 का एवरेज टी20 में रखता है, जो कि टी20 में बहुत अच्छा एवरेज है। वही शुभमन गिल एकदम हाफ हो जाता है 28 जब टेस्ट क्रिकेट की बात आती है। और उनकी लिस्ट में भी तो नहीं था टेस्ट क्रिकेट, उनको कुछ खास इंपॉर्टेंस उन्होंने खुद भी नहीं दी थी उस टेस्ट क्रिकेट को। तो जाहिर सी बात है, आपकी जो प्रायोरिटी होती है, जो आपकी प्लानिंग होती है, आप हार्डवर्क उसी के पीछे करते हो। अगर आपकी प्लानिंग में टेस्ट क्रिकेट इन्वॉल्व ही नहीं था तो आपकी प्लानिंग भी उसमें इन्वॉल्व नहीं थी, आपने कोशिश भी उतनी नहीं करी, और जब आपने कोशिश नहीं करी तो आपको रिजल्ट भी उतना उसमें नहीं मिल पाया। तो मेरा सवाल सिर्फ एक है कि अगर एक खिलाड़ी जो कि वाकई 2 फॉर्मेट में अच्छा कर रहा है, उसको तीसरे फॉर्मेट में रखना ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। आपके पास खिलाड़ी बहुत सारे हैं। अभिमन्यु ईश्वरन है, काफी टाइम से वेट कर रहे हैं। आपका सरफराज अहमद है, काफी टाइम से वेट कर रहे हैं और कोशिश भी कर रहे हैं, परफॉर्म भी कर रहे हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, लेकिन उनको टेस्ट क्रिकेट में मौका नहीं मिल रहा है। और आप ये नहीं कह सकते हो कि टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू नहीं करा सकते। आप देखिए, साउथ अफ्रीका ने अपनी टीम न्यूजीलैंड भेजी है, 7 अनकैप्ड प्लेयर गए उनके साथ। एक वो खिलाड़ी कप्तान बनकर गया है जो डेब्यू कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आप एक नए खिलाड़ी को टेस्ट में डेब्यू नहीं करा सकते हैं, या फिर आप एक ऐसे खिलाड़ी को जो टी20 में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया हो या आईपीएल में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया हो, उसको आप टेस्ट क्रिकेट में मौका नहीं दे सकते हैं। आप बिल्कुल मौका दे सकते हैं। उसके लिए बस आपको एक विजन क्लियर रखना होगा कि अगर शुभमन गिल ओडीआई में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, टी20 में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि वो शुभमन गिल आपको टेस्ट में भी अच्छा परफॉर्म कर दें। और अगर उनकी लिस्ट में ही टेस्ट क्रिकेट नहीं है तो इसमें कुछ गलत नहीं है अगर आप शुभमन गिल को थोड़ी देर के लिए टेस्ट क्रिकेट से बाहर निकाल दो, किसी और को मौका देकर देखो। हो सकता है वो ज्यादा बेहतर हो, वहां पर हो सकता है वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करे, ज्यादा अच्छे एवरेज से खेले और आपको एक और चेतेश्वर पुजारा मिल जाए। क्योंकि पुजारा को आप नहीं खिलाते हो ना, ओडीआई नहीं खिलाते हो, टी20 नहीं खिलाते हो, क्योंकि पुजारा एक टेस्ट क्रिकेट का बैट्समैन है। आपने पुजारा को टेस्ट क्रिकेट के लिए रखा हो, हालांकि आप उन्हें भी बाहर कर दिया। जब WTC हारे तो उनको स्केपगोट बना करके आपने हटा दिया कि जी हमने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। परफॉर्म तो बहुतों ने अच्छा नहीं किया था, लेकिन पुजारा अकेले के स्केपगोट बन गए और बाहर निकल गए। लेकिन यहां पर आप एटलीस्ट इस चीज पर बिलीव करते हो कि एक खिलाड़ी सिर्फ एक फॉर्मेट का हो सकता है। सारे के सारे खिलाड़ी विराट कोहली जैसे नहीं होते जो आपको सारे फॉर्मेट में रन बनाकर देंगे, सारे फॉर्मेट में डोमिनेट करके देंगे, और एंड दैट्स ओके। अगर आपके पास किसी एक फॉर्मेट का खिलाड़ी है, जैसे आप अश्विन को एक फॉर्मेट के लिए रखते हो, अश्विन को इनफैक्ट आप एक पिचेस के लिए रखते हो, आपके पास वो बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग बॉलर है। सुनील गावस्कर ने कहा भी था कि अश्विन जिस तरह के गेंदबाज हैं, पिच पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं, वो आपको उनको लगातार खिलाना चाहिए, वो टेस्ट के नंबर 1 गेंदबाज हैं। लेकिन फिर भी आप नहीं खिलाते हो क्योंकि आप इस बात पर भरोसा करते हो कि एक खिलाड़ी कितना बड़ा क्यों ना हो, वो एक फॉर्मेट में ज्यादा सेट अगर बैठता है तो उसको हम एक ही फॉर्मेट में रखेंगे। उसी तरह से आप शुभमन गिल को जरूरत से ज्यादा क्यों टेस्ट में बैक कर रहे हो? आप उनको उस फॉर्मेट में रखो और टेस्ट फॉर्मेट में औरों को मौका दो। अगर 10 मैच के बाद एक सेंचुरी आ जाती है तो आप ये मत कह दो कि देखिए आज के लिए हम बैक कर रहे थे, इसी दिन के लिए बैक कर रहे थे। हो सकता है कोई और खिलाड़ी वो 10 मैच खेलता तो उसमें 3 सेंचुरी लगा देता। तो मेरा सिर्फ एक कहना है कि जब शुभमन गिल की प्रायोरिटी लिस्ट में टेस्ट क्रिकेट में 100 से टेस्ट क्रिकेट में परफॉर्म करना नहीं लिखा था, तो फिर उनको अब मौका आपने दे दिया बहुत, अब उनके अलावा और किसी की तरफ देखा जा सकता है। अगर वही आप उनके सेंचुरी का इंतजार कर रहे हो तो हो सकता है अगले मैच में सेंचुरी आ जाए,
लेकिन क्या फिर उसके बाद 10 इनिंग आपको वेट करना पड़ेगा, 15 इनिंग आपको वेट करना पड़ेगा? और अगर करना पड़ रहा है तो क्या फायदा ऐसे 10 मैच में 1 सेंचुरी का? इससे बेहतर है आप किसी और को ट्राई करो, हो सकता है वो 10 में 3 या 4 लगा दे। क्या आपको वाकई लगता है कि आप शुभमन गिल को ओडीआई और T20 के लिए फिक्स कर सकते हो और टेस्ट के लिए आप अलग बल्लेबाज चूज कर सकते हो? अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।